हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एम आई एस बाय ईशी शर्मा पर। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ज्योग्राफी का, इसमें हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। हरित क्रांति और खाद्यान्न फसलें, इसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और तीनों टॉपिक की जो है हम एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे। पहले हम तीनों की थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की 3 क्लास ले चुकी हूँ। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो कृपया आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी जो है मैंने एमसीक्यूज की रिवीजन करवाई हुई है। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। विश्व की हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। इसका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम अथवा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो देखिए, यहाँ देखिए, अगर भारत में हरित क्रांति के पिता की बात हो, जनक की बात हो, तो हम एम एस स्वामीनाथन कहेंगे। और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात हो रही हो तो वो होंगे नॉर्मन बोरलॉग। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण वर्ष 1966 से 1981 तक रहा था। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसका दूसरा चरण जो है 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है। और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2001 में यह जो उत्पादन था वो 69.68 मिलियन टन पर पहुंच गया था। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। वर्ष 2021-22 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 3,507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और तकनीक प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये थी डिटेल्स की। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक बार ये और देख लेते थोड़ा सा। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। विभिन्न क्रांतियां तथा उनके संबंधित क्षेत्र देखते हैं। ये देखिए, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। फिर अब काली क्रांति, ये पेट्रोलियम से है, कोयले से आपको नहीं लगाना है, कोयले से ग्रे है। ठीक है, तो ये है काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति क्या है? मांस निर्यात या झींगा मछली उत्पादन, प्याज आदि। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया।
टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई के कई सालों तक खेती की जा सकती है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 20वीं सदी में जो प्रारंभ की गई थी वो कौन से दशक के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 7वें दशक के दौरान। फिर है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? सदाबहार क्रांति तो ये थी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। फिर है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और भारत में अगर देखेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन है। जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे इनका कार्य क्षेत्र क्या था? मैक्सिको था। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, किसका रहा है? स्वामीनाथन का, या फिर और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन आ जाएगा। फिर हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो यह उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो कौन करता है? वो है उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। फिर हरित क्रांति संबंधित, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उत्पादन से संबंधित है, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। फिर अगर हम देखें निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादकता दोनों में प्राप्त हुआ है? तो वो आ जाएगा हमारा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किसके उत्पादन में की है? तो गेहूं के उत्पादन में की है। फिर हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप क्या था? मैक्सिकन गेहूं था। नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक क्या था? तो वो था 2000 किलोग्राम। फिर भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है वो देखना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पहले ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं लाभ की उत्पादन और वृद्धि करना है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पाद का समाकलन करना है, ये सही है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन रहेंगे वो 2 और 4 रहेंगे और यहाँ नहीं है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटकों को चुनना है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल ये हरित क्रांति के घटक है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी है, ग्रामीण सड़कें और विपणन ये भी है। तो चारों के चारों क्या है? हरित क्रांति के घटक दिए गए हैं। फिर 16 हमारा क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। कारण दिया गया है क्योंकि भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय समानताओं में भी वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो व्याख्या वो भी इसकी सही करता है। नहीं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है वो क्षेत्रीय समानता में वृद्धि के कारण थोड़ी ना हुई है। तो ये रीजन है ना, ये रीजन इसकी व्याख्या नहीं करता है। रीजन वैसे तो सही है लेकिन इसकी कथन की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हरित क्रांति से, हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, वन सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची दी गई है, मतलब उत्पाद दिए गए हैं, और दूसरी तरफ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं कि कौन सा उत्पाद किस क्रांति से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है और उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है? तो गुलाबी क्रांति से क्या संबंधित है? प्याज संबंधित है।
नेक्स्ट हमारा है काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो मैंने कहा था कोयले से नहीं लगा देना है। तो क्या आएगा? पेट्रोलियम उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन आएगा। तो कच्चा तेल उत्पादन यहाँ ऑप्शन में है, हम कच्चा तेल उत्पादन लगा देंगे। फिर वही है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित है। फिर ग्रे क्रांति की बात आती है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अब काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रांति और संबंधित उत्पाद दिए गए हैं। सुनहरी क्रांति, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुनहरी क्रांति दिया हुआ है कि उद्यान से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, तो ये भी सही है। फिर हम देखें नीली क्रांति कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट पालन से नहीं है, मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति मत्स्य पालन। और हरित क्रांति कृषि से है, ये तो बिल्कुल ठीक है। नीली क्रांति संबंधित है तो ये आ जाएगा मत्स्य पालन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति से संबंधित है? तो क्या आ जाएगा? मत्स्य पालन आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन देखो, तो ये आ जाएगा मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, नेक्स्ट भी यही है, देखो 5 बार रिपीट हुआ है। और 2016 में देखो, ये क्वेश्चन 2016 में ही 3 बार पूछा गया है। RO में पूछा गया, छत्तीसगढ़ PCS में, MP PCS प्री में 2016 में ही पूछा गया है। फिर है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था? तो ये किया था GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? नीला, इसमें दिया है नीला मुर्गी पालन, कृषि क्रांति के हरा अनाज, सफेद दूध, सुनहरा उद्यान। नहीं भाई, ये तो सही है। अच्छा, मुर्गी पालन, ठीक है ठीक है ठीक है, मत्स्य पालन आएगा। हम नीला आ जाएगा मत्स्य पालन, यानी कि मछली। ठीक, तो यही गलत है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो ये है बाजरा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है खाद्यान्न फसलें, जिसमें हम पढ़ेंगे रबी की फसलें और खरीफ की फसलें डिटेल से, और साथ साथ हम क्या करेंगे? MCQs भी करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिक अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। रबी की फसलें, प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मैसूर, आलू इत्यादि हैं। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। और गेहूं की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और लगभग 15 से 75 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा दिया गया है बहुत ही पुराना है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हम नहीं देखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। किन महीनों में रबी की फसल बुआई जाती है? तो ये बोई जाती है किसमें? अक्टूबर और नवंबर में। गेहूं की निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है इनमें से? तो इसमें है सरसों। फिर रबी की फसलों को बोया जाता है, तो अभी अभी हमने देखा कब बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक बोया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताना है। तो मूंगफली तो खरीफ की है, मक्का और धान भी खरीफ की फसल है। तो नहीं 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 नहीं, धान, एक मिनट, खरीफ, हाँ सही है, खरीफ की फसल है। तो क्या नहीं है? मैसूर नहीं है। फिर हमारा निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, बताना है। तो भिंडी, भिंडी ही रबी की फसल नहीं है। गाजर, मटर, मूली, ये सब क्या है? रबी की फसल है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताना है। धान तो है, मक्का भी है,
ज्वार भी है, क्या नहीं है, चना खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। फिर है फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, गेहूं, मक्का। तो यहाँ पे आ जाएगा गेहूं अलग है। कैसे? क्योंकि गेहूं रबी की फसल है और बाकी जो ये फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा दोनों ही मीडियम होने चाहिए, टेम्परेचर भी और रेन भी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और जो रेन है वो होनी चाहिए 50 डिग्री सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। फिर है नकदी फसलों में निसम्मिलित नहीं, नकदी फसलों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा गेहूं। फिर है निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी फसलें नकदी दी हुई है? तो गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं तो नहीं है, इसमें भी गेहूं है तो ये तो हटी जाएंगी। फिर अब कपास, गन्ना, केला, तो ये क्या है? नकदी फसलें हैं। ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो कौन सा वो देश है? वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो ये हमारा है 109.5 डिग्री मिलियन टन, सॉरी 109.5 मिलियन टन वर्षा और टेम्परेचर पे चलेगी। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें उत्तर नहीं है, अगर हम देखेंगे तो आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से 16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो 2015 से 16 में इन्होंने पूछा है, तो उस टाइम था उत्तर प्रदेश और अब भी है उत्तर प्रदेश। फिर भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। फिर हम मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो मही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। फिर है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये चावल में भी और गन्ने में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सी प्रजाति है? वो है सोनोरा 64। ये भी पूछा जा सकता है कि सोनोरा 64 किस फसल की प्रजाति है? तो आपको बताना है गेहूं की। गेहूं में बोनेपन का जीन है, तो कौन सा जीन है जो बोनेपन का है? वो है नोरिन 10। फिर है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो ये हो जाएगा हमारा असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है, यानी ऐसी क्षेत्र जो असिंचित हैं वहां पर मैक्रोनी गेहूं को जो है फसल की जा सकती है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उनमें। फिर राज 3077 एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति? ये भी गेहूं की प्रजाति है। फिर पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308, पूसा सिंधु गंगा, राज 3077 सब गेहूं की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ष 2006 से 7 तथा 9 से 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है या घटा है? तो बढ़ा ही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? तो कौन सा रोग है? वो है रस्ट। 3 प्रकार का होता है ये, जैसे पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट। फिर कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? किसकी प्रजाति है? तो हम कहेंगे गेहूं की। भारत में फसलों के अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। इनमें से कौन सी गेहूं की, एक मिनट, तो यहाँ आ जाएगा सोनालिका।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं? इनमें से बताना है। ठीक 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 है। तो इनमें आ जाएंगी सी यानी कि 1 और 4, सोनालिका और अर्जुन। मैंने ऑप्शन देखे थे, किसी के ऑप्शन है और दो दो दिए हुए, मैंने एक को बता दिया था। ठीक है, तो अर्जुन भी आएगा साथ में। फिर है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, कौन सी है? वो है UPS 120। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, ये भी सही है। एक प्रसार करने के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, ये गलत है। तो हमारे आंसर है वो रहेंगे 1 2 3 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है? ट्रिटिकेल तो ये है गेहूं और राई के बीच का। फिर है, कथन और कारण दिया गया है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। पंजाब हरियाणा तो बिल्कुल सही है। फिर है, सुअपवाहित उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। तो ये हमने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन कारण दोनों सही हैं और जो व्याख्या है वो भी सही है। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट कौन सी फसल की बीमारी है? तो ये है गेहूं की फसल की। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। किसका? मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम कौन सा है? वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सा है? ट्रिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो कौन सा पदार्थ है जो शाकनाशी है? वो है ब्यूटाक्लोर। कौन सा है? ब्यूटाक्लोर। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है खरीफ की फसलें। क्या अब तक हमने जो पढ़ी वो क्या थी? रबी की फसलें। अब अगर हम बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि हैं। सोयाबीन भी खरीफ की एक फसल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। चावल भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। ये आर्थिक समस्या है, ये बहुत ही पुरानी है, ये हम नहीं देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से कलेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है उसका? तो उसका परिणाम होता है बीज की कम आवश्यकता। हाँ, इसी वजह से तो होता है। मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत होती है उसमें। ठीक है, बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का उत्पादन कम होता है, बिजली की खपत है वो भी जो है कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो गेहूं है वो रबी की फसल है, अब तक हम पढ़ते आए हैं। बाकी जो फसलें हैं वो क्या? खरीफ की फसलें हैं। फिर चावल की खेती के लिए आर्द्र जलवायु कितनी है? तो हमने देखा था 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ये देखना है खरीफ की फसल कौन सी है, तो वो है सोयाबीन। बाकी जो फसलें हैं मसूर, सरसों, अलसी, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखना है। तो कौन सी नहीं है खरीफ की फसल? वो नहीं है सरसों। अभी हमने देखा क्या है, ये रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखना है।
तो कौन सी नहीं है? वो नहीं है चना। बाकी अरहर, मक्का, धान ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? प्रमुख खाद्यान्न कौन सी है? तो वो है चावल। दूसरे नंबर पर गेहूं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तो वो हो जाएगी हमारी चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा हमारा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और 12th क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। 13th क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह सिंधु गंगा के मैदान को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? तो वो है हमारी पंजाब। नहीं, 2015 का क्वेश्चन है ये। अब अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। ठीक है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? जया। जया नहीं है क्योंकि ये क्या थी? हमारी गेहूं की फसल थी। ज्वाला। ज्वाला नहीं है भाई, सॉरी मैंने गलत बताया। यहाँ देख लेते एक बार। चावल की प्रमुख किस्में जमुना, करुणा, जया, कांची। देखो अभी इन्होंने कहा कि चावल की प्रमुख फसलें हैं वो क्या है? जया, काची, जमुना, करुणा। नहीं है पूछा है क्या इन्होंने? अच्छा नहीं है पूछा है, ठीक है ठीक है, ज्वाला ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उन्नत किस्में हैं? किस धान की उन्नत किस्में हैं? तो इसका हमारा आंसर रहेगा धान की। फिर है, अमन धान उगाया जाता है। अमन धान कहाँ उगाया जाता है या कब उगाया जाता है? तो जून और जुलाई में उगाया जाता है। फिर पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। सुगंधित किस्म किसकी है ये? तो ये धान की है, पूसा सुगंधा 5। फिर बारानी दीप किस फसल की किस्म है? बारानी दीप धान की एक किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो चावल की संकर प्रजाति कौन सी है? वो है पूसा RH10। कौन सी है? पूसा RH10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो वो है हमारी 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। नीचे कथन में कारण दिए गए और कोट की सहायता से आंसर का चयन करना है। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, ये गलत है। अच्छा, अगर 2001 के अकॉर्डिंग देखें, देखो प्रश्न काल 2001 है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ये गलत है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आ जाएगा 2006 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, सॉरी इसमें दिया पश्चिम बंगाल आ जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो कौन सा जीव है? वो है नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2006 में। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट को धान का उत्पादन अधिक होता है, पूर्वी तट में। तो ये सही है। और कारण है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, गलत है। कथन कथन सही और कारण गलत है, यानी ए सही और आर गलत। आंसर रहेगा सी। फिर नेक्स्ट, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो वो है चावल के लिए। फिर देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये गलत है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारा रहेगा 1 और 3, यानी कि आंसर रहेगा ए। अब आ जाते हैं हम नकदी फसलों पे और इसमें क्वेश्चन हमारे शायद कम ही है। हाँ 10 क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में 2 प्रजातियां मुख्य पाई जाती हैं। प्रथम है देशज कपास तो दूसरी है अमेरिकन कपास।
कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान, 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022 से 23 के अनुसार, ये हम नहीं देखेंगे, पुराना डाटा है तो ये ठीक है, बस हमने देख लिया। जो क्या देखा हमने, वर्षा कितनी चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान और 210 दिन की पालाएं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, धूप और वर्षा चाहिए में 75 से 100 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। कपास के लिए तो हानिकारक है, उसके लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो किस फसल की ये बात हो रही है, ये फसल की बात हो रही है कपास की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो कौन करता है, वो हमारा आंसर आएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भारत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है, ये आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। सफेद सोने का क्षेत्र किन जिलों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खंडवा और खरगोन को। क्या, खंडवा और खरगोन को। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल सफेद स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो आ जाएगा कपास। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, बिल्कुल सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, ये भी सही है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं बीज से। फिर हम महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल जो है अधिक लाभप्रद है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये हमारा रहेगा आंध्र प्रदेश। फिर है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो ये है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल और क्या है, जायद की फसलों को या फिर नकदी फसलों को डिटेल में पढ़ा है। इससे पहले भी मैंने ज्योग्राफी की 4 क्लास ली हुई हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को जाकर देख लीजिए और चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाती रहूँगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।